नमस्कार। भारत का हजारों साल पुराना इतिहास, इसे कुछ मिनटों में समेटना सुनने में ही कितना मुश्किल लगता है ना? पर आज हम इसी बड़ी चुनौती को पूरा करने की कोशिश करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ये जो हजारों साल पुरानी कहानी है, आखिर हमें इसके बारे में पता कैसे चलता है? इतिहासकार इतने सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कहानी बनाते कैसे हैं? तो देखिए, इसे समझने के लिए हमारे पास कह सकते हैं 3 खास तरह की खिड़कियां हैं। ऐसी खिड़कियां जिनसे हम सीधे अतीत में झांक सकते हैं। तो जरा सोचिए, एक तरफ है हमारे वेद और पुराण, दूसरी तरफ है वो विदेशी यात्री जो यहाँ आए और उन्होंने जो देखा वो सब लिखा, और फिर है पुरातत्व, मतलब जमीन की खुदाई से मिले सिक्के, पुराने खंडहर, पत्थर पर लिखी बातें। ये सब असल में एक बड़ी सी पहेली के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और इन्हीं टुकड़ों को जोड़कर इतिहासकार एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब कहानी के पहले बड़े पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे दो बिल्कुल अलग, मतलब जमीन आसमान का फर्क था, जिनमें ऐसे 2 समाज उभर कर सामने आए। जरा सोचकर देखिए, हम बात कर रही हैं आज से कोई 4000 साल पहले की, और तब हमारे पास ऐसे शहर थे जहां सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज की तरह। घरों से गंदा पानी निकालने के लिए पक्की नालियां थीं, और तो और हर ईंट का साइज भी एक जैसा था। मतलब क्या जबरदस्त प्लानिंग रही होगी, है ना? अब यहाँ जो बात है वो सबसे दिलचस्प है। एक तरफ सिंधु घाटी की वो शहरी एकदम प्लैंड सभ्यता, और फिर उसके बाद आता है वैदिक काल, जो पूरी तरह से ग्रामीण था, देहाती था। व्यापार की जगह कबीले थे। मतलब इतना बड़ा बदलाव, ये हुआ कैसे? ये आज भी इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक है। अब कहानी पहुंचती है 6ठी सदी ईसा पूर्व में, और ये जो दौर था ना, ये एक तरह की वैचारिक क्रांति का समय था। यहाँ सब कुछ बदल रहा था, राजनीति भी और लोगों की सोच भी। हो ये रहा था कि जो छोटे छोटे कबीले थे वो अब मिलकर बड़े और ताकतवर राज्य बना रहे थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। और इन 16 महाजनपदों में से एक था मगध। और मगध ने तो समझिए एक तरह का ज्योग्राफिकल जैकपॉट ही जीत लिया था। क्यों? क्योंकि उसके पास नदियां थीं जिससे व्यापार आसान था, जमीन के नीचे लोहा था जिससे बेहतरीन हथियार बनते थे, और घने जंगल थे जहां से लकड़ी और सेना के लिए हाथी मिलते थे। तो देखिए, एक तरफ तो राजा महाराजा जमीन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ समाज के अंदर भी एक उथल-पुथल थी। लोग नए जवाब ढूंढ रहे थे। और इसी माहौल में 2 महान हस्तियों का उदय हुआ, महावीर और बुद्ध। इन दोनों ने लोगों को सोचने का, जीने का एक नया नजरिया दिया, जो उस समय की परंपराओं से काफी अलग था। अब ये जो छोटे छोटे राज्यों की आपस की लड़ाई चल रही थी ना, इसका अंत हुआ एक बहुत बड़े साम्राज्य के उदय के साथ। एक ऐसा राजवंश आया जिसने पहली बार, जी हाँ पहली बार, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक शासन के तहत एकजुट कर दिया। और यही मौर्य साम्राज्य की सबसे बड़ी कामयाबी थी। सोचे, इतने सारे अलग अलग राज्यों को, जिनकी अपनी अपनी सोच थी, अपने अपने राजा थे, उन सबको मिलाकर एक विशाल केंद्रीकृत साम्राज्य खड़ा कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और जब भी मौर्य साम्राज्य की बात होती है तो एक नाम के बिना ये कहानी पूरी हो ही नहीं सकती, सम्राट अशोक। और अशोक की कहानी जुड़ी है एक ऐसे युद्ध से, एक ऐसे खूनी युद्ध से, जिसने सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि खुद अशोक को भी हमेशा के लिए बदल दिया। कलिंग के युद्ध में जो तबाही हुई, जो लाखों लोग मारे गए, उसे देखकर अशोक का दिल पूरी तरह से बदल गया। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। उन्होंने खुद पत्थरों पर जो लिखवाया, उसमें उनका ये गहरा दुख, ये पछतावा साफ साफ झलकता है। तो सबसे बड़ा बदलाव यही था। उनकी पॉलिसी, उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। पहले थी भेरी घोष, यानी युद्ध का नगाड़ा, और अब हो गई धम्म घोष, यानी धर्म और नेकी की पुकार। मतलब अब साम्राज्य तलवार की जोर पर नहीं, बल्कि प्यार और सही रास्ते का संदेश फैलाकर बढ़ाया जाएगा। क्या कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था ये! लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया घूमता रहता है। मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ते ही भारत का राजनीतिक नक्शा एक बार फिर बिखरने लगा। खासकर जो उत्तर पश्चिम का इलाका था, वो एक तरह का इंटरनेशनल हाईवे बन गया। मध्य एशिया से अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृतियां लहरों की तरह यहाँ आने लगी। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई एक हमला नहीं था,
ये एक के बाद एक आने वाले लोगों का सिलसिला था। पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर कुषाण, और ये सब अपने साथ अपनी भाषा, अपनी कला, अपने विचार लेकर आए, जिससे यहाँ एक नई ही खिचड़ी पक रही थी। और कमाल की बात यह है कि ये लोग सिर्फ हमलावर बनकर नहीं रहे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हेलियोडोरस का। वो एक यूनानी राजदूत था, लेकिन उसने यहाँ हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में एक स्तंभ बनवाया। इससे पता चलता है कि वो यहाँ की संस्कृति को सिर्फ समझ नहीं रहे थे, बल्कि उसे अपना भी रहे थे। एक नया कल्चरल फ्यूजन हो रहा था। तो इन सब उथल-पुथल के बाद आता है एक ऐसा दौर जिसे भारत के इतिहास का गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब शांति थी, पैसा था और सबसे जरूरी ज्ञान और कला अपने शिखर पर थे। इस दौर में समुद्रगुप्त जैसे महान योद्धा राजा हुए और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शासक भी, जिनके दरबार में कालिदास समेत 9 रत्न थे। सोचिए, इसी समय में आर्ट, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी में कमाल के काम हो रहे थे और दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा इसी समय ज्ञान का केंद्र बनी। लेकिन कोई भी अच्छा दौर हमेशा नहीं रहता। मध्य एशिया से हूणों ने इतने हमले किए कि इस महान साम्राज्य की कमर ही टूट गई। उनका खजाना खाली हो गया, उनकी ताकत कम हो गई और आखिरकार ये सुनहरा दौर भी खत्म हो गया। तो ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। साम्राज्यों का बनना, फिर उनका बिखर जाना, इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिर प्राचीन भारत की वो कौन सी देन है, वो कौन सी विरासत है जो आज भी हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारी पहचान में जिंदा है? सोचने वाली बात है ना।